गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ये रिएक्शंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो ध्यान से क्लास को अटेंड करना है। इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको लगी उसको नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम में इन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको आसानी से और करेक्टली सॉल्व कर सको। हमारा पहला रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ाई इस चैप्टर से रिलेटेड की है तो इस रिएक्शन के बारे में तुम जरूर अवेयर हो गए। हम इस रिएक्शन के बारे में सिंपल बातें तो समझेंगे, साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चन कैसे इस रिएक्शन पे बनते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो आगे के आने वाले एग्जाम्पल्स मैं लूंगा रिएक्शंस के, उसके बारे में भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैंने बोला कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम को हम दिखाते हैं Mg से, ऑक्सीजन गैस को हम दिखाते हैं O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है व्हाइट कलर का, ध्यान देना व्हाइट कलर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये पाउडर होता है, पाउडर के जैसा बन जाता है, ठीक। अब इसमें यह भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का होता है। ध्यान से सुनना, जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं, आई रिपीट, जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। किस नेचर के? बेसिक। और जितने नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये होगा ऑब्वियसली बेसिक नेचर का, यानी बेस की तरह ये बिहेव करेगा, बेसिक नेचर। अब एक दूसरा क्वेश्चन इस रिएक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं। तो ऑब्वियसली किसी चीज को हम साफ करेंगे तो इसका मतलब उसके चारों तरफ अगर किसी चीज की परत लगी हो, लेयर हो, तो वो हट जाए। तो धूल मिट्टी की लेयर हो सकती है, सफाई करोगे वो हट जाएगी, तो ऑक्सीजन अच्छे से रिएक्ट करेगी। मैग्नीशियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो थोड़ी बहुत मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर से भी हो सकती है, अगर ठंडा पानी भी रहा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर ड्रॉपलेट तो होती है, करेक्ट। तो इसका मतलब मैग्नीशियम थोड़ा बहुत वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH आयन है, इसका मतलब ये बेसिक है ना। बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा रिबन के चारों तरफ, और हाइड्रोजन गैसेस में निकल जाते हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन उस रिबन के चारों तरफ हो जाएगा। अगर तुम सफाई करोगे तो वो लेयर हट जाएगी, वो लेयर हट जाएगी तो ऑक्सीजन की बर्निंग बहुत अच्छे से होगी। आई होप तुम समझ गए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम साफ क्यों करते हैं, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो ये ध्यान से सुनना, किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, हम ये बताना चाहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि रिएक्टेंट जो इस साइड है इसका मास प्रोडक्ट के साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम एक एक इंडिविजुअल एटम का नंबर बैलेंस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो मास होगा वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के मास के बराबर होना चाहिए। ये होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
रिएक्शन के पहले जो मास है रिएक्शन के बाद भी वही मास होना चाहिए। यानी एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जितना एटम इधर लिया है उतना इधर भी होना चाहिए। तो अगर हम बैलेंस करेंगे एक एक एटम को, इधर लेफ्ट हैंड साइड जितना है राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ राइट, राइट हैंड साइड जितना है वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो इक्वेशन फॉलो कर रहा है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने कई मेथड तुमको सिखाए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर तुम देख सकते हो कि किस तरह से अगर बड़े रिएक्शंस हैं तो दिए गए इक्वेशंस दिए गए हैं तो कैसे बैलेंस करना ये तुम समझ सकते हो। फिलहाल क्लास 10 के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड भी लगाओगे तो केमिकल इक्वेशन को तुम बैलेंस कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले वहां पर जाओ जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो और डिफरेंट काइंड के हो। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे 2 है और डिफरेंट काइंड का भी है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड में यहां पर लगा रहा हूं ताकि तुम फटाफट उसको समझ भी जाओ और किसी इक्वेशन को बैलेंस भी कर सको। ठीक है, तो सारे इक्वेशन को तो मैं बैलेंस नहीं करूंगा, हाँ यहां पे सिखा जरूर दे रहा हूं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर। मैग्नीशियम यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, कोई इश्यूज नहीं। यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहां पे 2 है, तो तुमको यहां पे लगाना है। कभी भी तुम यहां नहीं लगा सकते, नीचे नहीं, हमेशा जो नंबर बढ़ाना है तुमको यहां पर ही बढ़ाना होगा राइट। तो यहां पे 2 लगा दे, सामने बढ़ा सकते हो, नीचे नहीं कभी भी। ठीक, अब अगर 2 मैंने यहां पे बढ़ा दिया तो इसका मतलब 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। यहां पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन 2 मैग्नीशियम अब नहीं है, इधर बैलेंस नहीं है राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 मैग्नीशियम, राइट हैंड साइड देखो 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहां पे 2 है क्योंकि यहां पे देखो 2 ऑक्सीजन लिखी गए और यहां सामने से 2 है। तो जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतने राइट हैंड साइड भी है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स जितना रिएक्शन के पहले था उतना रिएक्शन के बाद भी है। तो ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का मास तो हमको पता है फिक्स है, 2 मैग्नीशियम का मास जितना होगा इधर भी 2 मैग्नीशियम है, मास फिक्स। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा। डैजलिंग फ्लेम के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ये भी पूछा जा सकता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को तुम बर्न करोगे, शुरू में थोड़ी सी मैस्टिक लो जलाओगे तो फिर बर्निंग होगी, तो बड़ी फ्लेम के साथ बर्निंग होती है, डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्निंग होती है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट निकल रही, हीट निकलने को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, लाइट और हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन के बारे में इतनी बातें तुमको समझ में आनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब रिएक्शन के बारे में तुमने पढ़ा है। तो देखो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके करते हैं, एक ही प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी पूछा जा सकता है, कौन सी रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। तो इतनी बातें इस रिएक्शन के बारे में तुमने सीखी। साथ ही साथ सिंपल सी बातें किसी रिएक्शन से रिलेटेड ये है कि हर इक्वेशन को, हर रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो यानी हर इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि हम ये बता सके कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल इक्वेशन में वैलिड होता है। ठीक, पहली हमारी इक्वेशन ये हुई, या तुम बोल सकते हो पहली रिएक्शन हमारी ये हुई। अब आओ हम दूसरी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। अगर लेड नाइट्रेट है, ध्यान से देखना, लेड नाइट्रेट फार्मूला कैसे लिखोगे, यूं लिखोगे। अगर तुमको फार्मूला लिखने नहीं आता या थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे फार्मूला कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया, उसको जरूर देखो ताकि फार्मूला कैसे बनाना है ये तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमारे एग्जाम में फार्मूला जैसे सोडियम नाइट्रेट दे दिया गया, अब इसको सिंबल के फॉर्म में लिखो, ये भी आता है एग्जाम में।
तो ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो जाके तुम वहां पर देख सकते हो। मैंने बोला लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से कर दें, पोटेशियम आयोडाइड ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ये एक्वस होता है, यानी पानी में घुला हुआ, ये भी एक्वस ही होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन होगा वो होता है लेड आयोडाइड का। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना, बुक में शुरू में ही रिएक्शन दिया, लेड आयोडाइड को ऐसे लिखते हैं, ठीक। देखो ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये नाइट्रेट पे माइनस होता है। तो प्लस माइनस से, प्लस ये वाला माइनस से जुड़ जाएगा और ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन को देखना पड़ता है। एनीवेज, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और बता KNO3, KNO3, ठीक। अब इस एक इक्वेशन और बैलेंस करके तुमको दिखा देता हूं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। देखो नाइट्रेट यहां पे 2 है, ये नाइट्रेट देखो 2 है तो हमने यहां पे 2 लगा दिया। पोटेशियम यहां पे 2 है तो यहां पे हमने 2 लगा दिया। अब ध्यान से देखो, लेड एक लेड, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट ये लो यहां पे 2 है, पोटेशियम यहां पे 2 है और पोटेशियम यहां पे 2 है। आयोडीन देखो यहां से 2 है और यहां पे 2 है, तो मतलब बैलेंस्ड हो गया। ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड, और ये येलो कलर का होता है। ध्यान से देखना, ये येलो कलर का होता है, ये सॉलिड होता है, इसको PPT भी बोलते हैं या प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं। 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाना जो कि वाटर में डिसॉल्व ना हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो हम उसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को तुम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, जो कि हमारे सिलेबस में है। कलर क्या होता है? ये येलो कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये रिएक्शन भी तुमको ध्यान से, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठानी है कि जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से होता है तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओ कि किसके साथ क्या जुड़ेगा, तो तुमको अगर केमिकल फार्मूला बनाने आता है तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैंने तुमको बताया कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर ज़रूर देखें, तो तुमको एक आइडिया लगने लगेगा कि किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन, ठीक। अब ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने पे एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें और क्या पूछा जा सकता है? कलर पूछा जा सकता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जब रिएक्शन होती है, यानी लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? देखो, लेड ने आयोडीन को ले लिया तो लेड आयोडाइड बनाया, राइट। तो यानी पोटेशियम आयोडाइड से ये आयोडीन को लेड ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। लेकिन पोटेशियम ने भी लेड नाइट्रेट के ये नाइट्रेट वाले हिस्से को ले लिया, देखो यहां पे। तो इसका मतलब लेड ने आयोडीन को ले लिया तो पोटेशियम ने नाइट्रेट को ले लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे लिख सकते हो तुम डबल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिएक्शन। आई होप इन 2 रिएक्शंस के बारे में तुम अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। अब इसको मैं मिटाऊंगा, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मिटाओ। चल, अब इसके बाद हम एक तीसरे रिएक्शन की बात करेंगे। कौन सी रिएक्शन? कोई सी भी ले लेते हैं, ठीक। एक रिएक्शन है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। फेरस सल्फेट को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यह रिएक्शन तुम्हारे बुक में दी गई है।
तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में बनता है Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस होता है, ये भी गैस होती है, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो डिकम्पोज होके ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, ये भी पूछा जा सकता है रिएक्शन का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट, सिंपलर रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो डिकम्पोजिशन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो ये बात। अब एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट समझने की बात है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो इंडोथर्मिक होती है, यानी हीट उसमें देनी, किसी चीज को अगर तुमको तोड़ना है तो ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी, राइट। तो हीट देनी पड़ रही है, इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। इसको अगर हमको तोड़ना है तो हमको हीट देना पड़ेगा, तभी तो कोई चीज टूटेगी, राइट। ये हो गया। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम इसको गर्म, अब यहां पे देखो फेरस सल्फेट डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लिखा है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ लगा होता है, जो जनरली इस रिएक्शन में तो नहीं दिखा है। वो क्या है, ध्यान से देखना, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा यहां पे 7H2O। अब क्वेश्चन आता है कि फेरस सल्फेट है, इसमें कई बार तो ऐसा होता है फेरस सल्फेट डॉट 7H2 ऐसे दिया रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है, तो तुमको कितना बताना है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है इसमें 7। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब फेरस सल्फेट के साथ होता है तो इसका कलर दूसरा होता है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे ब्लू विट्रियोल होता है, CuSO4 इंटू 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है, राइट। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट के साथ होगा तो ये ब्लू कलर का होता है, राइट। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर निकल जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से यहां पर भी होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, राइट। तो ग्रीन विट्रियोल को जब तुम गर्म करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पे देखो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल गया। अब ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये किस कलर का होगा, ये क्या है, ये रस्ट का फार्मूला है। रस्ट समझते हो, रस्ट मतलब जंग। तो रस्ट का फार्मूला होता है हमारे पास Fe2O3, जो घर में लोहे पे जंग लगती है उसका क्या कलर होता है, तो ये कुछ ब्राउन कलर का मैं लिख सकता हूं, राइट। तो ये ब्राउन कलर का। तो तुमसे पूछा जा सकता है जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है, तो तुम बोलोगे फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं उसका कलर यहां पे ब्राउन कलर का हो जाता है, और पहले कौन से कलर का था, ये ग्रीन कलर था, तो ग्रीन कलर चेंज होने लगता ब्राउन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने यहां पे दिखाया नहीं, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, राइट। और उसको कॉपर सल्फेट वालों को हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। आई होप तुम समझ गए। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन है, तो तुम बोलोगे कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे निकल जाएगा, फेरस सल्फेट फेरिक में बदलेगा, और ये जो फेरिक में बदलेगा ये रस्ट का फार्मूला है। रस्ट का फार्मूला आई होप तुम जानते होंगे, इस तरह से होता है Fe2O3, और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना भी जोड़ दो, 2, 3, 5, 7, तो ये हो जाएगा रस्ट, या जिसको जंग बोलते हो लोहे में, उसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आई होप तुम अच्छे से लिख लोगे अगर एग्जाम में आएगा, ठीक, समझ गए।
चलो अब इसी के साथ हम दूसरे रिएक्शन को लिखते हैं। एक रिएक्शन तुम्हारे बुक में दिया गया है, आयरन की अगर रिएक्शन पानी के साथ होती तो फॉर्मेशन हो जाता है Fe2O3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पे Fe2O3 नहीं होता, इसके साथ एक और होता है FeO। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर में तुम समझ पाओगे। तो तुम देखो आयरन की रिएक्शन ऐसे तो नहीं होगी वाटर के साथ, क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, चलो मैं लिख देता हूं मेटल रिएक्शन, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। उसके बाद इस तरह से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हमारी होती है। ऊपर जो मेटल होते हैं बड़े रिएक्टिव होता है, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, दूसरे के साथ रिएक्शन जरूर कर लेंगे। नीचे जैसे जैसे जाओगे ना रिएक्टिविटी इनकी कम होती जाएगी। जैसे तो गोल्ड है, जैसे गोल्ड यहां पे लिख देता हूं, चलो AU मतलब गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड को अगर मिट्टी में दबा दो तो रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। बहुत दिनों बाद भी गोल्ड को निकालोगे वैसा ही तुमको मिल जाएगा, लेकिन अगर सोडियम को तुम ऐसे भी रख दो तो रिएक्शन कर जाता है। तो इसको बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको याद रखना जरूरी है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में तुम अवेयर भी होगे। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जो एलिमेंट है वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, नीचे कम रिएक्टिव होते हैं। अगर इनकी रिएक्शन तुम ठंडे पानी से कराते हो जनरली, तो तुम देखोगे इनकी रिएक्शन ठंडे पानी से यानी कोल्ड वाटर से कराओगे जो ऊपर है, तो रिएक्शन हो जाएगी, इनकी कोई इश्यूज नहीं है। यहां पे जो रिएक्शन तुम कराओगे ना, तो इनके लिए तुमको हॉट वाटर लेना पड़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे तुमको भाप यानी स्टीम लेनी पड़ेगी। तो आयरन पे पहुंचते पहुंचते तुमको क्या लेनी पड़ेगी, स्टीम लेनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो यहां पे ये वाटर क्या है, ये वाटर स्टीम के फॉर्म में होगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। समझ में ही बात, हाँ। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तुमको पता होना जरूरी है, जो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में दोबारा से आने वाली है। तो अभी से ही समझ लेते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला, आयरन का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का मिक्सचर बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। देखो ये एक्चुअल में ये मिक्सचर होता है, लेकिन तुमने बुक में देखा होगा ये ऐसे लिख दिया जाता है Fe3 यहां पे और ये O4 इस तरह से लिखा होता है। तो इसमें वैलेंसी तो जो होती है वो बैलेंस नहीं हो पाती है, राइट। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसमें वैलेंसी तो बैलेंस ही नहीं हो रही। अब ये बात तुम तभी समझ पा रहे होगे जब तुम केमिकल फार्मूला बनाने जानते होगे। तो एक्चुअल में Fe3O4 में दो मिक्सचर होता है, फेरिक ऑक्साइड का और फेरस ऑक्साइड का, और ये दोनों ना दिखा के हमारी बुक में कुछ इस तरह से हमको दिखा दिया जाता है Fe3O4। मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब देखो Fe3O4 ये रिएक्शन तुमने जरूर देखा होगा, जिसको बैलेंस करने के लिए तुमको बोला जाता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं, राइट। तो बैलेंस करने के लिए बताया जाता है, तो यहां पे पहुंचेंगे 3, तो 3 यहां पे हमने लगा दिया, राइट, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है तो भाई 4 यहां पे हमने लगा दिया, तो 4 ऑक्सीजन ये हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। हाइड्रोजन 8 है तो यहां पे तो ये 4 हमने लगा दिया, और अब देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन, 3 आयरन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, और इस तरह से इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आई होप इस की लॉजिक भी तुम समझ गया होगी कि इसमें 2 आयरन के ऑक्साइड होते हैं, एक फेरिक एक फेरस, और इसलिए इस तरह का फार्मूला तुमको दिखता है, ठीक है। ऑलराइट, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ध्यान से देखना। इनकी ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और ये स्टीम से। और आगे जब तुम बढ़ते जाओगे यहां पे ना, तो चाहे कोल्ड करो चाहे हॉट करो रिएक्शन होगी ही नहीं, राइट। तो वाटर से रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में समझ गए, एंडोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गर्म करने से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहने से कलर दूसरा होता है, निकलने से दूसरा होता है। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा इसके बारे में भी मैंने बताया, राइट। जैसे कॉपर
सल्फेट वाला था, ब्लू विट्रियोल में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जबकि ग्रीन विट्रियोल में यानी FeSO4 × 7H2O में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भाई हमने पढ़ लिया। ऑलराइट, एक रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को कैसे लिखेंगे? लेड की वैलेंसी 2 होती है तो नाइट्रेट की भी 2 करना पड़ेगा। अब ये मैं हीट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? तो ये हमने लिख दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको गर्म करोगे तो बच्चों बनता है लेड ऑक्साइड बनता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन। ये गैस पॉइजनस होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, ये भूरे कलर के कुछ होती है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को लेड ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन भी तुमको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक इसलिए क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही, इसलिए एंडोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 3 सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शन भी तुमको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब और कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। एक रिएक्शन ये भी ध्यान में रखना, देखो CO2 प्लस H2O फॉर्मेशन होता है। अब सारी इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं करूंगा। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, अब यहां पे वाटर भी लिख देते हैं। एनीवेज चलो वाटर लिख दो या नहीं भी लिखो, ठीक है, ये भी ठीक है रिएक्शन। वैसे अभी जो लेटेस्ट एडिशंस आ रहे हैं NCERT के, उसमें यहां पर वाटर भी लिखा रहता है, पहले के एडिशंस में नहीं था। ठीक है, एनीवेज तो यहां पे हमने लिख दिया। अब यहां पे जानते हो ये रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में ऐसे HNu करके लिखा जाता है। इसका मतलब होता है ये लाइट है, लाइट, सनलाइट। तो यहां पे सनलाइट यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्लोरोफिल भी लिखा जाता है, यानी पत्तियों में ये रिएक्शन होती है, राइट? तो सनलाइट को HNu से भी दिखाया जाता है, ये भी बात ध्यान में होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में HNu लिखा रहता है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन, अब तुमसे पूछा जाएगा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो इस रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। देखो ये लाइट इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो अंदर आ रही है क्लोरोफिल, उसको कैप्चर कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई? इसका मतलब ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? तो ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक अब इसका अपोजिट कर दो, मतलब इसको पलट दो रिएक्शन को। तो C6H12O6 पे रिएक्शन ऑक्सीजन की करा दोगे तो ये है रिस्पिरेशन की रिएक्शन, सेल्यूलर रिस्पिरेशन की। अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा? उल्टा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा और यहां पे हीट एनर्जी मिलती है, राइट? एनर्जी देखो यहां पे एनर्जी, सनलाइट अंदर आ रही है, उल्टा कर दो रिएक्शन को, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। ये रिएक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, जो हमारी सेल में रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी यहां पर निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। तो ये रिएक्शन पूछा जाता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो जो रिस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, राइट? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जो रिस्पिरेशन की रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें ही ये देखो एनर्जी निकल रही है। तो ये ध्यान में रखना कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एंडोथर्मिक है और रिस्पिरेशन की रिएक्शन
इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिस्पिरेशन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से होने चाहिए। ये तुम्हारा केमिस्ट्री में ही नहीं, तुम बायोलॉजी में भी हेल्पफुल ये रिएक्शन होती है। कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं। कार्बन है, कार्बन मतलब जो लकड़ी होती है कार्बन की बनी होती है। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कुछ और रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, जैसे CH4 है, इसको बोलते हैं हम मीथेन, मीथेन बोलते हैं, राइट। CNG जो ऑटो होते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CH4 का बना था। अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे बच्चों तो ध्यान में रखना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की रिएक्शन होगी और हमेशा एनर्जी निकलेगी। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड पे ऑक्सीजन की रिएक्शन तुम कराते हो तो जिसको हम कंबशन की रिएक्शन बोलते हैं, तो उसमें लाइट और हीट निकलती है। तो ये CNG ऑटो में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, एनर्जी निकलती है और जो ऑटो होता है, ऑटो रिक्शा जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है। तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाली। LPG गैस होती है, उसमें तीन कार्बन और 4 कार्बन यानी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है। तो CNG ऑटो में चलो एक रिएक्शन लिखो, C4 का, C4 4 दूनी 8 2 10, राइट, यानी ये इसकी रिएक्शन होगी तो 100% हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही तो प्रोडक्ट यही बनेगा CO2 H2O और एनर्जी निकलेगी। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हमारा LPG गैस सिलेंडर होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर होता है, भरा जाता है, जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आता है, राइट ना, जिससे खाना हम बनाते हैं। ये वाली रिएक्शन है जिससे एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है, तो हम खाना अपना बना लेते हैं, राइट। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक तरह से देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वहीं रिडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन हम ये बोल सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो तुमसे पूछा जाए रिडॉक्स रिएक्शन कुछ लिखो, तो रिएक्शंस को लिख सकते हो। ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा 100% वहां रिडक्शन उस रिएक्शन में जरूर होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में चलती है, तो ऑब्वियसली ये सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की इंपॉर्टेंस में भी यही रिएक्शन तुम लिख सकते हो, ठीक है, ऑल राइट। तो अब हमने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी उनके बारे में पढ़ा। कुछ और रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये हो जाता है ब्लैक कलर का। कोरोजन समझते हो, जैसे रस्टिंग के कोरोजन, राइट, जो मेटल होते हैं उन पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है या उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उनके कलर चेंज हो। इसी तरह से कॉपर पे ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो कॉपर का बर्तन देखो बहुत दिनों तक ऑक्सीजन में से खुला रखा है तो उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है, राइट। तो ये कोरोजन वाली भी रिएक्शन तुम समझ गए होगे। एक चीज और समझ लिया तुमने, वो ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन साइमल्टेनियसली जहां पे होती है साथ साथ चलती है, ठीक है। तो रिडक्स रिएक्शन पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये कॉपर है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूं, यहां पे 2 लिखूंगा इस तरह से, राइट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी चीज का ऑक्सीडेशन करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, जो किसी चीज का ऑक्सीडेशन कराता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ ये ध्यान से हमको देखना है। कॉपर है, कॉपर के साथ देखो यहां ऑक्सीजन, ये कॉपर यहां पे ऑक्सीजन है नहीं है, राइट। यहां पे ऑक्सीजन मिल गई तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया।
तो कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। इस ऑक्सीडेशन को कराया किसने? तो यानी कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। ये ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन कराया किसके? किसके जुड़ने से ये ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो पूछा जाता है इस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीडेशन कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, राइट। इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में तुम बेहतर ढंग से समझ सकते हो। फिलहाल शॉर्ट में इतना समझो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। अच्छा, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, ठीक, ये होता है। ऑलराइट, तो यहां पे हमने ये समझ लिया। अब देखो कॉपर ऑक्साइड पे अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन, ओके, तो यहां पे बन जाएगा कॉपर और ये वाटर का फॉर्मेशन। यानी कॉपर ऑक्साइड पे अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के हीट दोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तुमसे पूछा जा सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो तुम बता सकते हो, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन निकल गई, देखो यहां पे नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इससे निकल गई, राइट। रिडक्शन कराया किसने? हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है, राइट। अब देखो हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन ये है, यहां पे देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोजन या किसी चीज के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन, यहां तो ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई ना, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन कराया किसने? ऑब्वियसली कॉपर। तो ये क्या हो गया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो रिडक्शन कराता है, राइट। और कैसे पहचानना है ये मैंने तुमको यहां पर समझा दिया, राइट। ऑलराइट, तो ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रही। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद हम बातें करते हैं उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ देना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक ऐसा बर्तन ले लें हम, राइट, यहां पे पानी भर दें, यहां पे इसमें ऐसे करें, टेस्ट ट्यूब ऐसा उल्टी करके ऐसे कुछ, ये कांच की रहती है, इसको यहां पे ऐसे लगा दें, राइट। इस तरीका सेटअप किया जाता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। ये भी क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड यहां पे ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, ठीक, यहां पे से पानी भरा होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हमको समझने की जरूरत है, ठीक है भाई। अब यहां पे इस तरह से सेटअप करते हैं कि इसको हम ले जाके बैटरी से जोड़ देंगे। ये जो बड़ा छोटा
बड़ा छोटा, राइट। ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा इसको बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव वाला इसको हम नाम देंगे एनोड, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है इसको हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। पानी को तुम वैसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। अगर पानी को तोड़ना चाहो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो क्या तोड़ सकते हो? ऑब्वियसली नॉट, राइट। जनरली पानी को तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इस तरह से तोड़ नहीं पाते हो। लेकिन जब करंट पास करते हो तो वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान से सुनना। पहले यहां पे मैं इस वाटर को इस तरह से लिख देता हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया। अब इसको बैलेंस करो पहले, ठीक है। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, राइट। तो इस तरह से, राइट, ये बैलेंस है। वाटर टूट गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, डन। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ये रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने गुना बनेगी। तो देखो, अगर यहां पे 1 ऑक्सीजन है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बन रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन का डबल बनेगी। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का डबल बनेगी। रेशियो पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तो फार्मूले से भी देखो, ये 2:1 का, तो यानी 1:2 ऐसे दिया हो H ये, तो 2:1। कौन सा रेशियो? 2:1। यानी कि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेगा तो हाइड्रोजन का 2 बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुमको ध्यान में रखना है, ठीक। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि एनोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी कि ऑक्सीजन गैस निकलेगी, राइट। तो इसको समझना बड़ा आसान है। यहां पे ये पानी है, पानी टूटेगा तो किस में टूटेगा? H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा, करेक्ट ना, राइट। तो ये प्लस वाला ऑब्वियसली, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं H+ और OH-, ठीक है बच्चों। अब H+ कहां भागेगा? नेगेटिव की तरफ, तो कैथोड की तरफ भी भागेगा। ये नेगेटिव, देखो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये भी नेगेटिव ही होगा। तो H+ यानी हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगी। और ऑक्सीजन, ये नेगेटिव है तो ऑक्सीजन गैस इधर आए, ऑक्सीजन इधर आएगी ना, तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगी। ऑक्सीजन गैस कहां पे निकलेगी? एनोड पर, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब तुम कंफ्यूज ये होते होगे शायद कि यहां पे भी तो H है, नहीं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस को तुम समझोगे और सारी रिएक्शन को अच्छे से प्रॉपर लिखोगे तो तुम पाओगे कि ये जो H है ना, ये पानी में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ का जो H है ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ये O ऑक्सीजन में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये H+ है, तो ये कैथोड की तरफ भागती। ये तो इतना समझ ही सकते हो ना, H2 को तोड़ोगे H+, प्लस कहाँ भागेगा? नेगेटिव की तरफ। कैथोड नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट ना। तो यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलेगी, कितनी निकलेगी? यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी रहेगी उसकी डबल हाइड्रोजन गैस निकलेगी। H2O, H में 2 है, ऑक्सीजन में 1 है, कितनी? डबल निकलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की, ठीक है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है वो थोड़ा सा दिखा देता हूं एग्जाम में। ये अगर लिख के दिया रहे तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चों, कैथोड होगा, कैथोड मतलब नेगेटिव, राइट ना। इसमें इसका मतलब H+ आयन आएगा, राइट। H+ आयन आएगा और ये H2 में कैसे बदलेगा? इसने ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो H में बदलेगा। H+ आयन एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका प्लस खत्म हो जाएगा, H में बदलेगा। इसी तरह से अगर 2H रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे 2H बनेगा। 2H का मतलब H2 लिख सकता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस बन गई, करेक्ट। ये कैथोड पे हुआ। एनोड पे देखो क्या कुछ तरीका होता है, ठीक है।
एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहां पे OH जाएगा, ये OH जाता है, OH जाता है तो यहां पे 4OH होता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो यहां पे बनता है H2O और ऑक्सीजन गैस निकलती है। H2O मतलब पानी। अब देखो यहां पे 4 हाइड्रोजन है तो 2 पानी बन गया, 2 पानी का मॉलिक्यूल और ये तो 2 2 4 2 4 और 4 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे बैलेंस भी हो गया। और इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाते हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक हाइड्रोक्साइड आयन पे 1 नेगेटिव है तो 4 अगर निकलेंगे तो इस तरह। फिलहाल इसको स्टेप में तोड़ के करेंगे तो तुम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे। उसके बाद इसको कैंसिल करके फाइनली हमको जो इक्वेशन मिलती है वो इस तरह की इक्वेशन मिलती है, जो कि मैंने शुरू में H2 प्लस O2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इस तरह की रिएक्शन फाइनली इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के बाद मिलती है। तुमको इतना समझने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको कैथोड पे कैसी रिएक्शन होती है, एनोड पे कैसी रिएक्शन है, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको लिखा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 रहेगी तो ऑक्सीजन 1 है, 2:1 का रेशियो होगा। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।